अर्बन नक्सल यानी दिमागी नक्सल को समझते हैं। भारत के कम्युनिस्टों की विचारधारा पहले दिन से भारत का विरोध करती आ रही है। अंग्रेजों के जमाने में भारत में इंग्लिश मीडिया था, ब्रिटिश हुकूमत के फेवर में भी और विरोध में भी। इंग्लिश मीडिया के कारण इंग्लिश प्रेस के अंदर और इंग्लिश लिटरेचर में अंग्रेजी का वर्चस्व था। भारत के बुद्धिजीवी अंग्रेजी में पढ़ते थे, इसलिए यूरोप में जन्मे पूंजीवाद और कम्युनिज्म दोनों विचारधाराओं पर अंग्रेजी लेखकों का प्रभाव था। अंग्रेज भारत को सपेरों की बीन पर नागिन नचाने वालों का देश मानते थे और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद कहते थे, आई एम हिंदू बाय बर्थ बट आई एम इंग्लिशमैन बाय थॉट्स। कांग्रेस के नेता ये कहते नजर नहीं आए, सनातन हिंदू समाज इस राष्ट्र का मूल निवासी है। इस राष्ट्र में एक सनातन संस्कृति प्रवाहित है। वैदिक भारत, राम कृष्ण की सभ्यता और अशोक आदि ग्रेट का इतिहास। नोट करने का विषय ये है कि चाहे पूंजीवादी लेखक थे चाहे कम्युनिस्ट लेखक थे, किसी ने भी भारत के राष्ट्रीय विचार को न जानने का प्रयास किया और न ही समझने का। ये उस समय भी भारत के राष्ट्रीय विचार के विरोधी थे और बाद में भी रहे। 2026 का भारत हथियार बंद नक्सलवाद का सफाया कर चुका है, किंतु भारत को तोड़ने वाले वैचारिक हथियार पूरी तरह से सक्रिय हैं। विदेशों में बैठे इनके आका नैरेटिव बनाते हैं और ये उन नैरेटिव्स को आगे बढ़ाते हैं। कार्ल मार्क्स ने नास्तिक होने का सिद्धांत दिया था। भारत के कम्युनिस्टों ने दो मापदंड बना लिए, एक जब सनातन धर्म का विरोध करना होता है, दूसरा वो इस्लाम के साथ खड़े दिखाई देते हैं। क्या कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों को इस्लाम के अंदर धर्म दिखाई नहीं देता? केवल हिंदू समाज में कमियां नजर आती हैं। निश्चित रूप से अनेक कमियां हैं भी, किंतु क्या उन्हें मजहब को मानने वाले समाज के भेद विभेद दिखाई नहीं देने चाहिए? इनकी पूरी बुद्धिजीविता और तर्क केवल हिंदू समाज को तोड़ने और बांटने में लगी रहती है। जब कोई बुद्धिजीवी बिना किसी तर्क के किसी का विरोध करता है, उसका नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता है, वो दिमागी नक्सल है। जो सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, वो दिमागी नक्सल है।